हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो एसबीआई बैंक पीओ में और एसबीआई क्लर्क में और सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो आपके लिए ये क्लोज टेस्ट में और सेंटेंस करेक्शन में भी बेहद काम का साबित होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर आखिरी तक, और सभी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो में मैंने 24 सेंटेंसेस लिए हैं। कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं और कुछ वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं। और इसमें से ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सेंटेंस आपके डेफिनेटली एसबीआई बैंक पीओ एग्जाम्स में और जो नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम्स हैं उसमें डेफिनेटली आएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। ये सेंटेंस करेक्शन है। ये सेंटेंस करेक्शन 1 है। द मदर हैजंट सीन द चाइल्ड फॉर सेवरल मंथ्स एंड नाउ ईगरली लुक्स फॉरवर्ड टू सीइंग हिम। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज़ की उम्मीद करना, किसी चीज़ का उत्साह के साथ उम्मीद करना। ठीक है, तो लुक फॉरवर्ड टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जिसमें आखिरी में टू आता है। इसलिए लुक फॉरवर्ड टू के बाद ग्रामर के हिसाब से हम हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और इसमें लुक फॉरवर्ड टू के बाद ग्रामर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है। तो इसलिए ये सेंटेंस नो करेक्शन सेंटेंस है, नो इंप्रूवमेंट सेंटेंस है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। इसमें किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। ये है आपका सेंटेंस नंबर 2। ही वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेटली डिले। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अनएक्सेसिव या अनड्यू या अनरीजनेबल। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये डिले क्या चीज है। डिले का मतलब है देरी, और डिले एक नाउन है। और तो नाउन को हम क्वालिफाई करने के लिए यहां पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां पर अभी क्या प्रयोग किया है, एल वाई लगा हुआ है। एल वाई लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एडवर्ब है, और एडवर्ब का हम प्रयोग करते हैं वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। तो इसलिए इसमें इनऑर्डिनेटली की जगह यहां पर होगा इनऑर्डिनेट। ठीक है, तो ही वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेट डिले, अनरीजनेबल डिले, एक्सेसिव डिले। ठीक है, तो इनऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्सेसिव या अनड्यू या अनरीजनेबल। तो आपको मैंने वर्ड का मीनिंग भी बता दिया और ये भी बता दिया किस तरह से ये सेंटेंस सही होगा। क्योंकि यहां पर नाउन है डिले, इसलिए नाउन को हम क्वालिफाई करेंगे एडजेक्टिव से, ना कि एडवर्ब से। तो इस तरह से ये सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। श्री पशुपतिनाथ इज ए वर्थ सीइंग टेम्पल इन काठमांडू। अब देखिए इसका कैसे यूज होगा। देखिए, बर्थ को हम लगाते हैं हमेशा नाउन के बाद, तो ये सेंटेंस बन जाएगा श्री पशुपतिनाथ इज ए टेम्पल बर्थ सीइंग। बर्थ एक ऐसा वर्ड है, बर्थ और वर्थ वाइल इन दोनों के बाद ही हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन बर्थ का प्रयोग हम नाउन के बाद करते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा, ए टेम्पल वर्थ सीइंग। जैसे मैं बोल सकता हूं दिस इज ए बुक वर्थ रीडिंग। तो इस तरह से मैं इसको बोल सकता हूं। तो अब आप देखिए सेंटेंस नंबर 4। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम रमन्स फैक्ट्री वर नॉट इंक्लिनेशन ऑफ यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए, ये तो बहुत सरल सेंटेंस है। इसमें हम यहां पर लगाएंगे इंक्लाइंड, और इंक्लाइंड के बाद आता है टू। इंक्लाइंड टू का मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्टेड होना, किसी चीज की तरफ आपका झुकाव होना। तो इसके लिए हम बोलते हैं इंक्लाइंड टू। इंक्लाइंड टू इसलिए आएगा यहां पर क्योंकि देखिए यहां पर बर्नॉट लगा हुआ है। बर्नॉट या एजएमआर के बाद हम एडजेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट इन दैट सिचुएशन, इस तरह से, या आई एम नॉट इंटेलिजेंट। तो वर्ब के बाद हम यहां पर एडजेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, नाउन फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए यहां पर ये आपका सेंटेंस बनेगा इंक्लाइन टू। ये वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा, इसमें ए इसमें आंसर होगा आपका। इंक्लाइन टू का मतलब होता है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है कीननेस या किसी चीज की तरफ झुकाव होना, उसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड या इंक्लिनेशन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 6। देखिए, इसी सेंटेंस से आपको समझ जाना चाहिए कि व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 6, स्ट्रक ये B2 है, ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की बात हो रही है इसमें। आई वॉज वेटिंग हियर फॉर एन आवर। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पर होता आई एम वेटिंग। देखिए, ये फॉर जो होता है, फॉर और सिंस, इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, परफेक्ट टेंसेस में करते हैं।
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए इसमें हैज बीन ना आते हुए क्या आएगा, हैड बीन। हैज बीन तब आता जब ये प्रेजेंट टेंस होता। तो फॉर और सिंस से हमने पता लगा लिया कि ये परफेक्ट टेंस है, और चूंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए पास्ट टेंस में हम हैज बीन ना लगाते हुए क्या लगाएंगे, इसमें हैड बीन लगाएंगे। तो इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, इस तरह से इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 देखिए, ऑल्दो इंडिया इज स्टिल बाय फार अ पुअर कंट्री इट कैन बिकम रिच इफ इट्स नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। देखिए इसमें क्या है कि स्टिल भी लगा दिया है और बाय फार भी लगा दिया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। यहां पर आपको लगाना पड़ेगा बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है मोटे तौर पर। ठीक है, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है बाय एंड लार्ज, इसका मतलब होता है मोटे तौर पर। स्टिल और बाय फार दोनों एक साथ लगाना इसमें पूरी तरीके से गलत है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है हमारे जो संसाधन होते हैं जिनका हम यूज करते हैं वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन भी रिसोर्स एक होता है। रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है, देखिए जो चीज जिस चीज की वैल्यू होती है और यूटिलिटी होती है, वैल्यू प्लस यूटिलिटी से मिलकर कोई भी चीज रिसोर्स बन जाती है। जैसे एक डॉक्टर है वो ह्यूमन रिसोर्स है क्योंकि उसकी एक वैल्यू है, और वैल्यू है इसलिए उसकी यूटिलिटी है, मतलब यूटिलिटी है इसलिए उसकी वैल्यू है। तो किसी भी चीज की जितनी ज्यादा यूटिलिटी होती है उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, उतना ही अच्छा वो रिसोर्स माना जाता है, उतना ही वैल्यूबल वो रिसोर्स माना जाता है। तो रिसोर्सेज का मतलब हमारे संसाधन, और यूटिलाइज्ड का मतलब है उसको टैप करना, उसको पूरी तरीके से प्रयोग में लाना, यूज में लाना। तो मैं साथ में आपको मीनिंग भी सारे बताता जा रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 7 देखिए, द सिचुएशन रिमेन्ड द सेम रादर गॉट वर्स ऑल हिज एफर्ट्स नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ को हम कहां लगाएंगे, ऑल हिज एफर्ट्स से पहले। तो द सिचुएशन रिमेन्ड द सेम रादर गॉट वर्स नॉट विद स्टैंडिंग ऑल हिज एफर्ट्स। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स मतलब उसके एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी सिचुएशन सेम की सेम रही और खराब ही हो गई। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और सभी इसी तरह के, ये टिपिकल एसबीआई बैंक पीओ सेंटेंस है और सारे इसी तरह के सेंटेंस आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके सही हैं, तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखिए, when he arrived to attend the wedding of his brother he had been dressed in a dark suit। ठीक है, अब देखिए इसमें एक तो had been हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें एक तो for और since नहीं दिया, और यहां पर हम स्टेट की बात कर रहे हैं कि वो ड्रेस्ड था। ड्रेस्ड, क्योंकि ड्रेस्ड ड्रेसिंग अप होना कोई एक्शन नहीं है, ड्रेस्ड था, वो उस स्टेट में था, तो इसलिए यहां पर हम लगाएंगे वॉज ड्रेस्ड। हैड बीन नहीं, क्योंकि हैड बीन क्योंकि यहां एक्शन की बात नहीं हो रही है, और इसके अलावा हैड बीन इसलिए भी नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि फॉर और सिंस का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। तो वॉज ड्रेस्ड इसमें सही आपका आंसर होगा। चलिए अब आप देखते हैं नेक्स्ट, हिज पावरफुल डिजायर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल। डाउनफॉल देखिए, ब्रॉट अबाउट का मतलब है कि कोई चीज का होना, ब्रिंग अबाउट या ब्रॉट अबाउट। तो हिज पावरफुल डिजायर, उसका जो पतन हुआ, उसका जो वो जो नीचे आया अपने करियर में, वो किस वजह से आया। तो यहां पर सही जो वर्ड कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए हिज डिजायर फॉर पावर। हिज पावरफुल डिजायर, देखिए अगर डिजायर आपकी पावरफुल है तो आपका पतन थोड़ी होगा, आप नीचे थोड़ी आएंगे। तो इसलिए सही वर्डिंग यहां पर होगी हिज डिजायर फॉर पावर, मतलब अनड्यू डिजायर के सेंस में, थोड़ा नेगेटिव सेंस में ये वर्ड यूज हुआ है। हिज डिजायर फॉर पावर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल। तो यहां पर ये सेंटेंस आपका ए इसका आंसर होगा। अब देखते हैं इस वाले सेंटेंस को, 10th सेंटेंस, द ऑफिसर whom I went reported that my case was pending। देखिए वो ऑफिसर जिसके पास मैं गया उसने ये रिपोर्ट किया कि मेरा केस पेंडिंग था। तो यहां पर जिसके पास मैं गया मतलब टू whom I went, तो टू इसमें आना चाहिए। तो टू whom I went का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, या तो आप यहां पर टू लगाइए, द ऑफिसर टू whom I went। ठीक है, अब वाला ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं who I went to, या तो आप बोलिए to whom I went या आप बोलिए who I went to। तो इसलिए इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट सेंटेंस। ही हैज सेड सो आउट ऑफ अफेक्शन
डू नॉट टेक इट टू हार्ट। उसने ऐसा प्यार में कहा है, प्यार से कहा है, इसलिए इस चीज को अपने दिल पर मत लो। तो दिल पर मत लो, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक इट टू हार्ट। ठीक है, टेक इट टू हार्ट इसमें सही इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा इसमें नो इंप्रूवमेंट, आपका आंसर होगा इसमें डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज नॉट इन द बेटर बुक्स ऑफ हिज मास्टर। देखिए इस तरह के इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें जैसे इसमें एक एक्सप्रेशन आया है इन द बेटर बुक्स ऑफ, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये होता है इन द गुड बुक्स ऑफ, मतलब वो अपने मास्टर का फेथफुल है और मास्टर उसको काफ़ी पसंद करता है, ये इसका मतलब मास्टर उस पर काफ़ी विश्वास करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका इन द गुड बुक्स। इनटू द गुड बुक्स नहीं होगा, क्योंकि इनटू इस इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन में नहीं आता। इन द बेस्ट बुक, यहाँ पे इन सही लगा है तो यहाँ पे बेस्ट कर दिया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो यहाँ पर होगा इन द गुड बुक्स, ये आपका आंसर होगा सी, इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा सी। और सभी सेंटेंस ये कभी ना कभी बैंक एग्जाम्स में आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, और ये मल्टीपर्पज सेंटेंसेस हैं। ये आपके सेंटेंस करेक्शन में भी यूजफुल रहेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्लोज टेस्ट में, इस तरह से सभी जगह ये इंप्रूवमेंट रहेंगे। और इस तरह के अगर आप फ्रेजेस जानते हैं, जैसे टेक इट टू हार्ट या इन द गुड बुक्स ऑफ, तो आरसी को सॉल्व करने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं कभी कभी, तो उसको भी सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 13, रॉबिन सिंह इज ओल्डेस्ट देन द अदर प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट टीम। देखिए इसको सॉल्व करना बहुत सरल है। देखिए देन का प्रयोग हम किस में करते हैं, देन का प्रयोग हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो ओल्डेस्ट तो नहीं आएगा इसमें, लेकिन तीनों ही ऑप्शन में इसमें ओल्डर दिया हुआ है, इसलिए इन तीनों में से एक को आपको पिक करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। देखिए अगर मैं एनी लगाऊंगा, ओल्डर देन एनी, तो उसमें रॉबिन सिंह भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन रॉबिन सिंह को मेरे को दूसरे प्लेयर से अलग करना है, तो इसलिए इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो होगा एनी अदर। अदर क्यों नहीं लगाऊंगा मैं, अदर इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहां पर जो प्लेयर है वो सिंगुलर में है। देखिए अदर का प्रयोग होता है प्लूरल नाउन के साथ, यहां पर प्लेयर जो है वो सिंगुलर में है, इसलिए अदर नहीं लगेगा इसमें, ओल्डर देन एनी अदर लगेगा। और एनी अगर मैं लगाता हूं तो वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें रॉबिन सिंह भी इंक्लूड हो जाएगा। रॉबिन सिंह को दूसरे प्लेयर से एक्सक्लूड करने के लिए मैं बोलूंगा हमेशा ओल्डर देन एनी अदर। हमेशा ध्यान रखिए कि जब ओल्डर देन, जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब देन आता है तो हमेशा हम लगाते हैं एनी अदर, उसको एक्सक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पे अदर गलत है और एनी गलत है, नो इंप्रूवमेंट नहीं, और तो ये आपका आंसर होगा इसमें ए। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इस तरह के ट्रिकी सेंटेंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इवन आफ्टर रिक्वेस्टिंग हिम सचिन डिड नॉट टेल अस हाउ ही बैट्स सो वेल। हमारे काफ़ी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी सचिन ने हमें ये नहीं बताया कि वो इतना अच्छा कैसे खेलता है। ठीक है, सचिन से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति सचिन से रिक्वेस्ट कर रहा है, सचिन रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, सचिन को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सचिन इज बीइंग रिक्वेस्टेड बाय समबडी एल्स। इसको इस तरह से समझिए आप। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस में एजेंट जो डूअर होता है वो खुद काम नहीं करता, उसके ऊपर कोई एक्शन होता है। ठीक है, जो डूअर होता है, डूअर डजंट डू एनीथिंग, डूअर इज बीइंग अफेक्टेड, डूअर गेट्स अफेक्टेड, डूअर डजंट डू एनीथिंग। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में डूअर काम करता है और पैसिव वॉइस में डूअर के ऊपर कोई काम होता है। ठीक है, तो इसमें सचिन के ऊपर कोई काम हो रहा है, यानी सचिन से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए इसको मैं बोलूंगा इवन आफ्टर बीइंग रिक्वेस्टेड। देखिए ये जो बीइंग आता है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा हुआ है इसमें, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं पैसिव वॉइस में। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसको समझने में तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट सही कर सकूं। ये पैसिव वॉइस है और इसमें सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इवन आफ्टर रिक्वेस्टिंग हिम पूरी तरीके से गलत है, इवन आफ्टर बीइंग रिक्वेस्टेड, हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद भी सचिन ने हमें ये नहीं बताया कि वो इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेलता है, इतना अच्छा बैटिंग कैसे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 15, आई वुड हैव वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन इफ आई न्यू दैट आई वुड कम। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये मैं अपने कई सारे वीडियो ट्यूटोरियल में कई बार बता चुका हूं कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वुड हैव वाले,
ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। देखिए एक होता है इसमें कंडीशनल पार्ट, ये वाला है कंडीशनल पार्ट और ये वाला है रिजल्ट पार्ट। कंडीशनल पार्ट इंडिकेट होता है इफ से, क्योंकि इफ का मतलब ही होता है शर्त लगा रहा हूं मैं वहां पर कोई, ठीक है। तो ये आपका अनफुलफिल्ड कंडीशन का एग्जाम्पल है। अनफुलफिल्ड कंडीशन में यहां पर मैं जो कंडीशनल पार्ट है इसमें मैं लगाता हूं हैड, ठीक है, और यहां पर लगता है वुड हैव। हैड और वुड हैव का पेयर होता है। हैड हमेशा आएगा कंडीशनल पार्ट में, हमेशा ध्यान रखिए, और वुड हैव आएगा आपका रिजल्ट पार्ट में। अब देखिए इसमें गलतियां क्या क्या, कितनी तरह की गलतियां आ सकती हैं। अगर आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छे तरीके से तो इसके बेस पर आई हुई कोई भी गलती को, कोई भी एरर को, कोई भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट को आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। देखिए हैड के साथ यहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, ये तो क्लियर है। इफ आई हैड नोन हो जाएगा यहां पर, ठीक है। एक ये गलती कर सकते हैं। एक आपको गलती ये दे सकते हैं कि हैड तो दे दिया है यहां पर लेकिन न्यू कर दिया है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी है, तो वो गलती दे सकते हैं। एक आपको इस तरह से गलती दे सकते हैं कि यहां पर हैड नोन कर दिया है लेकिन यहां पर वुड हैव की जगह विल हैव कर दिया है। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड काफी तरह की एरर्स बन सकती हैं। वुड हैव की जगह विल हैव कर देंगे या वुड हैड कर देंगे, यहां पर हैड की जगह हैज या हैव कर देंगे, यहां पर V3 की जगह V2 कर देंगे, न्यू कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें आपका इसके बेस पर काफी सेंटेंस बन सकते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिए अच्छे तरीके से, तब आपको ये क्लियर होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा हैड नोन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए ये है नेक्स्ट सेंटेंस 16, यू कांट गो दैट वे, आई एम अफ्रेड एज द रोड इज इन रिपेयर। सबसे पहले तो देखिए ये जो आई एम अफ्रेड है ये एक फ्रेज है, यहां पर ये सेंटेंस का पार्ट नहीं, तभी तो इसको कॉमे से अलग किया गया है, सारे कॉमे से अलग किया गया है। आई एम अफ्रेड का मतलब है कि पोलाइट वे में कोई व्यक्ति पोलाइट वे में कोई व्यक्ति सॉरी बोल रहा है, ये है आई एम अफ्रेड का मतलब, ठीक है। ये अफ्रेड, आई एम अफ्रेड एक अलग से फ्रेज है, ये एक सेंटेंस का पार्ट नहीं है, ये एक अलग से फ्रेज है। ये आई एम सॉरी को बोलने का एक तरीका है, आई एम सॉरी पोलाइटली बोलने का एक तरीका है। तो यू कांट गो दैट वे, आई एम सॉरी या आई एम अफ्रेड एज द रोड इज इन रिपेयर्स, ठीक है। आप उस तरफ नहीं जा सकते, मुझे दुख है कि आप उस तरफ नहीं जा सकते क्योंकि रोड उस तरफ बन रही है। तो यहां पर जो सही फ्रेज होगा वो होगा अंडर रिपेयर, क्योंकि कुछ वर्ड्स के साथ हम अंडर वर्ड यूज करते हैं, अंडर रिपेयर, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर ट्रेनिंग, अंडर सुपरविजन, इस तरह से अंडर के साथ हम कुछ वर्ड यूज करते हैं। तो अंडर रिपेयर का मतलब है कि अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब वो बन रहा है अभी और आप वहां नहीं जा सकते, तो इसलिए इसमें अंडर रिपेयर आपका जो ऑप्शन होगा सी वो बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, टैक्स पेयर्स आर टू बी कॉन्शियस ऑफ द प्रिविलेजेस। देखिए इसमें बहुत ट्रिकी सेंटेंस है, इसमें क्या आना चाहिए, ऐसा लग रहा है ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आंसर होगा आपका हैव टू, क्योंकि ऑट टू जो आता है वो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए आता है। ऑट टू का मतलब है मोरल ऑब्लिगेशन, जैसे हमें अपने पेरेंट्स के पैर छूने चाहिए या हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो है मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि समथिंग दैट सोसाइटी कंसीडर गुड। मोरल का मतलब है जिस चीज को सोसाइटी अच्छा मानती है वो है मोरल, लेकिन यदि आप उस काम को नहीं करेंगे तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, ये है मोरल का सही मतलब। और हैव टू का मतलब है कि कंपल्सन है, आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्सन है। देखिए टैक्स पेयर्स को अपना प्रिविलेज समझना चाहिए, टैक्स पेयर्स को अपना टैक्स जमा करना चाहिए। टैक्स पेयर्स अगर यदि अपना टैक्स जमा नहीं करेंगे टाइम पे तो डेफिनेटली पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये है एक एक्सटर्नल कंपल्सन, गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्सरी बनाया गया है इसको, इसलिए इसमें हैव टू आएगा। नीड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये एक जरूरत नहीं है, ये कंपल्सन है, ठीक है। नीड तो एक जनरल टर्म हो जाएगा कि आप यदि नीड का मतलब तो ये हुआ कि यदि आप टैक्स जमा नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ होगा, कुछ होगा मतलब पनिशमेंट या पेनल्टी आपको मिलेगी। तो ये है ऑफिशियल कंपल्सन, और ऑफिशियल कंपल्सन के लिए मैं हमेशा लगाऊंगा हैव टू। ऑफिशियल कंपल्सन के लिए हमेशा लगता है हैव टू। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारा बताया कि ऑट टू लगता है मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, हैव टू लगता है ऑब्लिगेशंस के लिए, कोई चीज़ ऑब्लिगेटरी है या नेसेसरी उसके लिए लगेगा, और नीड लगता है सिंपल नेसेसिटी के लिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा, सेंटेंस नंबर 17। अब आप देखिए सेंटेंस नंबर 18। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो और कोई भी आपका रिक्वायरमेंट हो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आप ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगा। क्योंकि इस चैनल पर मेरा ये प्रयास रहता है कि स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स को ना केवल सफलता मिले
बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिले। जो भी उनका सपना है एसबीआई बैंक पीओ का बनने का या फोर्सेस में जाने का या कुछ भी जो भी उनका सपना है वो उनका डेफिनेटली पूरा हो, और यही मेरा प्रयास रहता है कि सभी स्टूडेंट सफल हों। चलिए आप देखते हैं, द रूल्स ऑफ वन रिक्वायर्स दैट वन मेड ओनली वन मूवी एट ए टाइम। अरे सॉरी, ये मूवी है चलिए, तो इसमें बनेगा द रूल ऑफ वन रिक्वायर्स दैट वन मेड नहीं आएगा, वन विल मेक, ये सही होगा। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, इसलिए इसमें विल मेक का प्रयोग होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 19, ही आस्क्ड मी इफ आई कैन हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं बॉक्स उठाने में उसकी मदद कर सकता हूं। तो यहां पर ये पास्ट टेंस है, सिंपल आस्क से पता पड़ रहा है पास्ट टेंस है, तो मैं सिंपल क्या लगाऊंगा, कुड लगाऊंगा। बहुत सिंपल सेंटेंस है ये। 20th सेंटेंस देखिए, इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट ही वॉज डेड फॉर 2 years। बहुत सिंपल सेंटेंस है, फॉर आ गया इसमें, और फॉरवर्ड सेंस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, फॉरवर्ड सेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, परफेक्ट टेंसेस में करते हैं, तो इसलिए इसमें आएगा हैड बीन। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैज बीन, तो हैज बीन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का पता पड़ेगा हमें इस वर्ड से, वॉज से। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस 21, होल्ड हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब आप रोड क्रॉस करें तो अपने बच्चे का हाथ पकड़ लें। तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस में से योर चाइल्ड्स हैंड्स और योर चाइल्ड हैंड बी इसमें सही होगा, क्योंकि आप नॉर्मली दोनों हाथ नहीं पकड़ते, हम किसी को क्रॉस कराते हैं तो उसके दोनों हाथ नहीं पकड़ते, हम उसका एक हाथ पकड़ते हैं, तो इसलिए बी इसमें सही ऑप्शन होगा। 22nd देखिए, ऑन सम इवनिंग्स आई लीव ऑफिस एज लेट एज 9 o'clock। कुछ इवनिंग्स पर, कुछ कभी कभी मैं अपना ऑफिस 9 बजे छोड़ता हूँ। तो ऑन सम इवनिंग्स इसमें, ऑन सम ऑफ द इवनिंग, सम इवनिंग, इन सम इवनिंग, इसमें ये फ्रेज सही है और ये सेंटेंस है नो इम्प्रूवमेंट। देखिए ये डिस्पाइट का सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं। डिस्पाइट बीइंग ट्राइड हिज बेस्ट टू विन द पार्लियामेंट इलेक्शन ही कुड नॉट बी सक्सेसफुल। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, मतलब अपना बेस्ट एफर्ट लगाने के बावजूद वो पार्लियामेंट इलेक्शंस में सफल नहीं हो पाया। ये है इसका हिंदी में इसका सही ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो देखिए इसमें लगा हुआ है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म किस में लगती है, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में अगर मैं इसको यूज करूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर एक्शन किया गया, मतलब एफर्ट उससे करवाया गया। इसका सिंपल सा मतलब होगा कि एफर्ट उस व्यक्ति से करवाया गया। लेकिन सेंटेंस क्या इंप्लाई कर रहा है, सेंटेंस बोल रहा है कि उसने एफर्ट लगाया, पार्लियामेंट इलेक्शन जीतने के लिए उसने एफर्ट लगाया, उससे एफर्ट लगवाया नहीं गया, किसी ने लगवाया नहीं उससे एफर्ट, बल्कि उसने खुद ने एफर्ट लगाया। तो इसलिए इसमें एक्टिव वॉइस का यूज होगा, पैसिव वॉइस का यूज नहीं होगा। और इन तीनों में से इसमें सही ऑप्शन होगा डिस्पाइट ट्राइंग हिज बेस्ट, ये इसमें बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डिस्पाइट के बाद हम ऑफ नहीं लगाते तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डिस्पाइट हिज बेस्ट ट्राइंग सॉरी, डिस्पाइट हिज बेस्ट ट्राइंग, ये इस तरह से इसको नहीं बोलते, ये इनएप्रोप्रिएट है। डिस्पाइट ट्राइंग हिज बेस्ट, या आप चाहें तो इसको एक तरह से और देख सकते हैं कि डिस्पाइट चूंकि एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि इन स्पाइट ऑफ का इक्विवेलेंट टर्म है, इसलिए इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। यहां पर देखिए इसमें तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, तो इसलिए यहां पर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और ये सेंटेंस वैसे भी सही है, डिस्पाइट ट्राइंग हिज बेस्ट। तो ये इसमें बिल्कुल सही होगा। बहुत ट्रिकी सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको अच्छे तरीके से आप समझिए। अब आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नथिंग इज सो इजी देन ऑपरेटिंग द न्यू जनरेशन गैजेट्स, दे आर यूजर फ्रेंडली इन ट्रू सेंस। मतलब किसी भी चीज को यूज करना उतना सरल नहीं है जितना कि नए जनरेशन के जो गैजेट्स आ रहे हैं, जो मोबाइल्स आ रहे हैं, जो अलग अलग आपके अलग अलग गैजेट्स आ रहे हैं, उनको यूज करना बहुत ईजी है। तो इसमें देखिए इजी एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री के बाद मैं देन तो नहीं लगाऊंगा, देन बिल्कुल गलत है इसमें। यहां पर सो इजी एज हो सकता है, ये सो इजी एज, ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सी, तो सी इसमें सही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के बाद मैं देन नहीं लगाऊंगा, इसलिए यहां पर सो इजी एज हो जाएगा। देखिए एज के बाद, एज से पहले ये कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं आएगी, ये गलत है। और देन से पहले इजियर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ सो भी लगा हुआ है, तो सो गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वाले ऑप्शन इसमें नहीं आएंगे, ये सही है, इसमें सी ऑप्शन सही है। नथिंग इज एज इजी एज भी बोल सकते हैं और सो इजी एज भी बोल सकते हैं, तो सी इसमें ऑप्शन
बिल्कुल सही है। तो मैंने इसमें 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको बताए हैं जो कि मोस्ट लाइकली हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में आने के लिए। तो इसको पूरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखिए, कई कई बार देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ठीक है, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर जरूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो। कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा और क्या इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर, वैसे तो सारे लोग जो भी वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब कर ही देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल से ज़रूर ज़रूर जुड़ जाइए। आपका फ़ायदा होगा, फ़ायदे के अलावा कुछ नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस पर मैं जो कंटेंट डालता हूँ वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, पूरी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। स्टूडेंट की पूरी पूरी हेल्प की जाती है, कमेंट में उसका जवाब दिया जाता है विदिन 24 आवर्स। तो इसलिए यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो ज़रूर जुड़िए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।